इतिहास के एक नए वीडियो के साथ हम एक बार फिर से उपस्थित हैं। पहला प्रश्न है, पंचमार्क सिक्के किस सदी के हैं और इन्हें किस नाम से जाना जाता है। तो पंचमार्क सिक्के जो हैं ये 5वीं सदी के हैं और इन्हें आहत सिक्कों के नाम से भी जाना जाता है। ये जो पंचमार्क सिक्के आरंभ में इनका प्रचलन जो था वो पूर्वी उत्तर प्रदेश व बिहार में हुआ था, जिससे व्यापार वगैरह का कुछ सुधार हुआ था और इसीलिए इन्हें आहत सिक्के भी कहा जाता था। आहत सिक्के किस धातु के बने होते थे? तो आहत सिक्के मूल रूप से चांदी से बने हुए होते थे। आहत सिक्कों को बौद्ध साहित्य में किस नाम से जाना जाता था? तो ये आहत सिक्के जिन्हें 5वीं सदी में खोजा गया और पंचमार्क सिक्के भी कह सकते थे, इन्हें बौद्ध साहित्य में करशापण नाम से जाना जाता था या करशापण भी इन्हें बौद्ध साहित्य में कहा गया है। विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा है? तो विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय है, जो अपनी विशेष शिक्षा पद्धति के लिए विश्व में प्रसिद्ध था और देश विदेश से जो विद्यार्थी थे वो यहाँ पर शिक्षा ग्रहण करने आते थे। और एक बात थी, इस विद्यालय में उस समय आवास की व्यवस्था हुआ करती थी, तो जो विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करने आते थे यहाँ पर, वो यहाँ पर रहकर शिक्षा ग्रहण किया करते थे। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे प्राचीन वैभवशाली महानगर। तो पाटलिपुत्र विश्व का सबसे प्राचीन वैभवशाली महानगर हुआ करता था 221 ईसा पूर्व में। 16 महाजनपदों का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो 16 महाजनपद हुए हैं, इस बात का उल्लेख अंगुत्तर निकाय में मिलता है। मगध साम्राज्य में 4 प्रमुख महाजनपद कौन कौन से थे? तो मगध साम्राज्य में 4 प्रमुख महाजनपद थे, अवंती, कौशल, अवंती, वत्स और मगध। तो ये महाजनपद हुआ करते थे और 16 जनपद हुआ करते थे। कुल मिलाकर 16 महाजनपदों में ये जो 16 जनपद हुआ करते थे और 4 महाजनपद, प्रमुख महाजनपद हुआ करते थे। किस वंश को पितृहंता वंश भी कहा जाता है? ये मिस्टेक है यहाँ पे, पितृहंता वंश भी कहा जाता है। तो हर्यक वंश को पितृहंता वंश भी कहा जाता है। इस राजवंश में क्या होता था, जो उत्तराधिकारी हुआ करते थे अपने पिता की हत्या करने के बाद सिंहासन प्राप्त करते थे, इसलिए हर्यक वंश को पितृहंता वंश भी कहा जाता था। मगध साम्राज्य की नींव किस महान शासक ने रखी? तो मगध साम्राज्य की जो नींव थी ये बिंबिसार ने रखी थी। बिंबिसार की राजधानी राजगृह थी या उस समय उसको गिरिव्रज भी कहा जाया करता था। और इन्होंने, बिंबिसार ने अपनी विजयों और अपने वैवाहिक संबंधों के कारण अपने साम्राज्य का बहुत अधिक विस्तार किया हुआ था और इनका जो समय था ये 544 ईसा पूर्व से 492 ईसा पूर्व तक रहा है। अगला प्रश्न है, पुराणों में एकराट शासक व एक छत्र, एकराट शासक व एक छत्र के नाम से किसे जाना गया? तो एकराट शासक या एक छत्र शासक के नाम से यहाँ पर महापद्मनंद को जाना जाता था। नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? तो नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद थे। ये अपनी जनता पर बहुत अधिक कर बढ़ा दिए थे, जिसके कारण इनकी जनता इनसे बहुत ही असंतुष्ट रहा करती थी और इनके बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना यहाँ पर करी थी, चंद्रगुप्त मौर्य ने। अगला प्रश्न है, शिशुनाग वंश का अंतिम शासक कौन था? तो शिशुनाग वंश के अंतिम शासक थे महानंदिन। असल में शिशुनाग वंश का ये था कि ये जो राजा थे, राजा के गवर्नर हुआ करते थे इनके पिता, और ये अपने शिशुनाग को शिशु की अवस्था में ही इनका परित्याग कर दिया था और इनकी रक्षा एक नाग ने की थी, जिसके कारण इनका नाम पड़ा था शिशुनाग। और इन्होंने अवंती राज्य को जीतकर मगध साम्राज्य में मिला लिया था और अपनी राजधानी वैशाली में स्थानांतरित कर ली थी। उसके बाद इनका जो वंश था वो चला और महानंदिन इनके वंश के अंतिम शासक थे। अगला प्रश्न है, द्वितीय बौद्ध संगीति किस शासक के समय में हुई? तो द्वितीय बौद्ध संगीति हुई थी कालाशोक के समय में। इनके समय में बौद्ध संगीतियाँ, मतलब जो बौद्ध धर्म से संबंधित काफ़ी वो समितियाँ हुआ करती थी, तो द्वितीय बौद्ध संगीति कालाशोक के समय में हुई थी। नंद वंश का किस धर्म का समर्थक था? तो नंद वंश में जैन धर्म को महत्व दिया जाता था। मगध का उल्लेख सर्वप्रथम किस वेद में मिलता है? तो मगध राज्य का उल्लेख सर्वप्रथम अथर्ववेद में मिलता है। अगला प्रश्न है, जैन साहित्य में बिंबिसार को किस नाम से जाना गया? तो जैन साहित्य में बिंबिसार को श्रेणीय के नाम से जाना गया था।
इनका उपनाम था श्रेणी और ये मगध के पहले वंश हर्यक वंश के सबसे शक्तिशाली शासक हुआ करते थे। अगला है राजगृह नगर की स्थापना किस शासक ने की? तो राजगृह नगर की स्थापना बिंबिसार ने करी थी। अगला प्रश्न है आपका, अजातशत्रु के शासन काल में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किस स्थान पर हुआ? तो ये बौद्ध संगीति जो थी ये सप्तपर्णी गुफा में आयोजित करी गई थी, जो प्रथम बौद्ध संगीति थी। अगला प्रश्न है आपका, सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किस शासक के समय में किया? तो सिकंदर ने भारत पर आक्रमण घनानंद के समय में किया था और हम बता चुके हैं आपको पहले ही कि यह नंद वंश के अंतिम सम्राट थे घनानंद, और इसके बाद में चंद्रगुप्त मौर्य ने इनकी हत्या करने के बाद जो है मौर्य वंश की स्थापना करी और सिकंदर ने इन्हीं के समय में आक्रमण किया था। राजगृह स्थित स्तूप का निर्माण किस शासक ने कराया? तो राजगृह में जो स्तूप स्थित है उसका निर्माण अजातशत्रु ने कराया। अजातशत्रु को और किस नाम से जाना जाता? तो अजातशत्रु का उपनाम था कुणिक और इनका कौशल नरेश प्रसेनजीत के साथ युद्ध हुआ था। पहले तो प्रसेनजीत हार गए थे, लेकिन बाद में दोनों में समझौता हुआ और प्रसेनजीत ने अपनी पुत्री वाजिरा का विवाह अजातशत्रु से कर दिया और फिर इन्होंने जो लिच्छवी गणराज्य की राजधानी वैशाली को जीतकर मगध साम्राज्य का हिस्सा उसमें मिला लिया था। अगला प्रश्न है, स्वप्नवासव दत्ता की रचना किसने की? तो स्वप्नवासव दत्ता की रचना जो थी भास ने करी। हाथी गुम्फा अभिलेख किस शासक का था? तो हाथी गुम्फा अभिलेख खारवेल शासक, कलिंग के शासक थे खारवेल, उन्होंने करी थी और इसमें इन्होंने पहली बार इस हाथी गुम्फा अभिलेख में कलिंग विजय का उल्लेख किया था और एक नहर खुदाई गई थी उसका भी उल्लेख इन्होंने किया था। दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद दक्षिण भारत में जो स्थित है तो ये अवंती है। मोस्टली जो महाजनपद थे, जो जनपद हुआ करते थे वो उत्तर भारत में ही स्थित थे, लेकिन दक्षिण भारत में एकमात्र महाजनपद था, ये था अवंती। तो यहाँ पे आपके प्रश्न कंप्लीट होते हैं। आशा है आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर पसंद आता है तो लाइक कीजिए। थैंक यू।